मिथिला राज। मिथिला राज का एक पार्ट था जिसकी कल चर्चा किए थे, जहां पुराणों के अनुसार था, उसकी संस्कृति महिमा मंडित करने वाली है, जहां राजा जनक मिथिला राज का नामांकन इसके बारे में था। दूसरा पार्ट में कर्णाट वंशीय मिथिला। अब है कि कर्णाट वंशीय मिथिला के शासक, इस वंश के संस्थापक नानीदेव थे। इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। अब है कि 1097 से 98 में कर्नाट राजवंश का उदय होता है। नरसिंह देव जो यहाँ के शासक हुए, इनका और बंगाल के शासक के साथ हमेशा, जो सेन वंश का शासन का प्रादुर्भाव हुआ था, तो सेन वंश के शासक के साथ हमेशा झड़प होती थी। कारण नजदीकी सीमा के अधीन यदि कोई राज्य रहता है नजदीक में, तो वहां विवाद होना भी सीमा रेखा को लेकर लाजमी है। तो यहां पर बंगाल शासक सेन वंश के साथ शासन में झड़प होती थी। तो नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन के शासक के साथ हुआ, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के शासकों को नजराना देता था और अपने साम्राज्य की राजधानी की रक्षा करता था। ये दौर प्रायः मिथिला के राजा ने इस चीज को आगे बरकरार भी रखा और अंत में यही दिल्ली सल्तनत के अधीन मिथिला राज समा जाती है। आखिर मिथिला राज के शासकों ने यह सोचने में सफल सिद्ध हुए थे कि यदि मुझे एक शक्तिशाली राजा का संरक्षण नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम मिथिला पर शासन नहीं कर सकते। क्योंकि जिसकी ज्योग्राफी थी, उस ज्योग्राफी पर शासन थोड़ी सी कठिन थी, क्योंकि वहां से अनेक सारे नदियां गुजरती हैं। तो उस समय के मिथिलांचल पर शासन करना चुनौती भरा था। 50 वर्ष मिथिला की शासन को, इस कर्नाट वंशी शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें साहित्य, रचना, संस्कृति का इतना अधिक उत्थान हुआ था, इस वजह से इसकी स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी सांस्कृतिक बाहुल्यताएं रही, सांस्कृतिक प्रधानता भी रही। तुर्क आक्रमण के समय बौद्ध अनुयायी जब मगध के क्षेत्रों में जब आए, तो यहाँ पर बौद्ध जो लोग थे, इसको यहाँ पर मार पीट कर हटाया गया। तो गंगा के उस पार जाकर के ये मिथिला राज में ही शरण लिए थे। तो बौद्ध अनुयायी भी यहाँ पर आए। एक पीसफुल वातावरण इस मिथिला राज्य बना, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यही उपदेश दिया, तथागत बुद्ध मार्ग, बुद्ध शरणं गच्छामि, मध्यम प्रतिपदा। तो मध्यम प्रतिपदा, बीच की समझौता के द्वारा जो शांति है, विश्व शांति है, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा थी। यहां से बौद्ध धर्म के अनुयायी जो आए, तो मिथिला को शांति और अमन की धाराएं जो थी वह चारों ओर फूट पड़ी। यहां पर संघर्ष सिर्फ राजा का होता था, राजा राजा के साथ होता था। एक राष्ट्रवादी छवि बना था। यहां के लोगों में एक आत्मसम्मान की भावना भी जगा। नानीदेव सबसे इस वंश के शक्तिशाली शासक थे, और नानीदेव इस वंश के शक्तिशाली शासक होने के कारण यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के नजदीक रहा। तो नतीजा था साहित्य, दर्शन, नीति शास्त्र का विकास मिथिला की धरती पर अधिक हुआ। नानीदेव के मंत्री थे श्रीधर दास। कहता है वही शासक महान होता है जो अपने विद्वानों को संरक्षण देता है। तो नानीदेव मंत्री श्रीधर दास एक मंत्री थे और विद्वान भी थे। इन्हीं की रचना है सुदाक्ति करणामृत, इनकी रचना है। और श्रीधर दास सांस्कृतिक गुणों का विकास मिथिला की धरती पर अधिक किया, जो आज विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। सांस्कृतिक गुणों का विकास नानीदेव के शासनकाल में हुआ, लेकिन यह श्रेय जाता है श्रीधर दास को, जिन्होंने सांस्कृतिक गुणों का विकास करने का सिलसिला को शुरुआत किया था। सांस्कृतिक गुणों के विकास के जनक यहां पर मिथिलांचल में श्रीधर दास थे। लेकिन लड़ता है सिपाही जीत हवलदार का, तो यहां पर श्री नानीदेव, शासक का नाम आएगा तो नानीदेव, व्यक्ति का नाम आएगा तो श्रीधर दास का नाम आएगा। अब है कि इनके दो पुत्र थे, मल्लदेव और गंगदेव। नानीदेव शक्तिशाली राजा था। इनके साम्राज्य का दो भागों में विभाजन हो जाता है। विभाजन हो जाने के बाद नानीदेव का जो राजधानी थी सिमरावगढ़, वो हिस्सा मिलता है गंगदेव का। लेकिन मल्लदेव एक शासक थे, लेकिन अपने पिता की
साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन गंगदेव इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि राजधानी उन्हीं को मिला था, राजधानी वाला क्षेत्र। गंगदेव के समय बंगाल में सेन शासक बल्लाल सेन हुआ करते थे। बल्लाल सेन के साथ इनका काफी संघर्ष होता था। गंगदेव ने अपनी रणनीति के द्वारा बिहार का पूर्वी भाग, जिसको भागलपुर से जोड़ लीजिए, भागलपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, यह क्षेत्र बिहार का हिस्सा नहीं था, यह बंगाल का हिस्सा था। इन्होंने उस क्षेत्र को जीतने में सफल हो गया। किसने? भागलपुर, मधेपुरा यानी बिहार का पूर्वी भाग का हिस्सा बनाया बिहार मिथिलांचल में, तो गंगदेव ने बनाया। इन्हें गंगदेव को गौरध्वज इसी कारण कहा जाता है कि भागलपुर, मधेपुरा और पूर्णिया का क्षेत्र जीतने के कारण इनको गौरध्वज की उपाधि मिल जाता है। इसके परम सहयोगी श्रीधर दास थे, जो मंत्री थे, जिन्होंने सुदाक्ति कर्णामृत रचना किया था। और दूसरा बात था, दूसरा प्रमुख जो इनका व्यक्ति था वो रत्नदेव थे। ये दोनों परम सहयोगी थे और इन्हीं के सहयोग से ये शासन भी करते थे। गंगदेव एक बहुत बड़े शासक की भूमिका में आया, तो उन्होंने रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र को परगना में बांट दिया। परगना में कर वसूल करने वाले प्रधान को यानी मुखिया को चौधरी कहा जाता है। आज भी मिथिलांचल में यह टाइटल है चौधरी। कहीं न कहीं उनके पूर्वज इस क्षेत्र से जुड़े थे जो कर वसूल करने का कार्य करता था, तो टाइटल इस प्रकार से आया चौधरी। पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत करने वाला मिथिलांचल की धरती पर श्रीधर गंगदेव थे। गंगदेव ने ही पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत किया था, जो एक बेहतर शासन का आधार था। गांव को आत्मनिर्भर बनाना इनका एक नीति था। नरसिंह देव ने नेपाल और बंगाल से जब बराबर टकराने लगा था, तो उन्होंने तुर्की शासकों के साथ यह अपना दोस्ताना रिश्ता को बनाया। इसलिए तुर्की शासक को मिथिला शासक में समर्थन करता रहा। बख्तियार खिलजी जो यहां पर आया था, तो वह तिरहुत होते हुए 1202 में लखनौती चले गए, और लखनौती राजधानी था, लखनऊ चले गए। इन्हीं मिथिला के राजा ने इन्हें धन देकर के संतुष्ट करा दिया, मिथिला राज सिक्योर हो गया। यानी यह धन गंगदेव ने प्रदान किया था। 1227 में इनका उत्तराधिकारी राम सिंह देव होते हैं। राम सिंह देव वहां की सांस्कृतिक व्यवस्था को और भी उत्तरोत्तर विकास करने में सफल होते हैं। इन्होंने पटवारी व्यवस्था की शुरुआत की। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मिथिला में पटवारी व्यवस्था शुरुआत किसने किया? तो राम सिंह देव ने किया था। ये राम सिंह देव गंगदेव का पुत्र था, उत्तराधिकारी बना था। ये शिक्षा और कला का विकास अद्भुत किया, वो बेहतरीन विकास किया। वेद का टीका, कर्मकांडी धर्म ग्रंथ का रचना किया था, कर्मकांडी व्यवस्था की आधार भी बनाया। अमरकोश टीका सदाशया को श्रीधर आचार्य ने द्वारा इनकी रचना किया गया था। अब है कि तिब्बती बौद्ध यात्री धर्मा स्वामी इन्हीं के शासनकाल में, राम सिंह देव के शासनकाल में आया। ये पाटा नाम की नगर का अपने यात्रा वृत्तांत में जिक्र किया है, जिसको भी वर्तमान में सिमरावट कहा जाता है। सिमरावट की आकर्षक व्यवस्था का जिक्र करते हुए ने अभी जिक्र किया है कि 6 लाख वहां घर हुआ करता था, यानी आबादी सघन थी, और यहाँ के लोग समृद्ध हुआ करते थे। सांस्कृतिक व्यवस्था से अपना जीवन का उद्देश्य बनाया था। मिथिला को हम तिरभुक्ति के नाम से भी जानते हैं। अब है क्या, राम सिंह देव का उत्तराधिकारी यहाँ शक्ति सिंह देव होते हैं, जिसको शक्र सिंह के नाम से भी दूसरा नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को भी यह सहायता देते थे, यानी नजराना पेश करते थे। इनके समय में 7 सदस्यीय मंत्री परिषद होती थी। महत्वपूर्ण बातों का निर्णय ये शक्र सिंह करते थे। शक्र सिंह एक महत्वाकांक्षी शासक था। दूसरा, एक निरंकुश शासक में भी इनका नाम आता है। फिर इनका उत्तराधिकारी हरसिंह देव हुए, जो अपने आप की उपाधि धारण करता है कर्नाट वंशोद्भव शत्रुजेता के हरसिंह देव महाराज के नाम से ये जाने जाते हैं। रत्नाकर जिन्होंने चांदेश्वर ठाकुर की रचना है, इनके दरबार में हुआ करते थे। वर रत्नाकर जो मैथिली का इस विषय पर पहला ग्रंथ है, ज्योतिषवर ठाकुर की रचनाकार है, पहली पुस्तक मानी जाती है, ये भी इन्हीं के समय में थे। वीरेश्वर सिंह
देवादित्य इनके समय के प्रसिद्ध विद्वान होते थे। ये विद्वानों की सभा का आयोजन करते थे। महामहोपाध्याय की उपाधि देने की परंपरा दरभंगा राज्य में शुरुआत किया, लेकिन विद्वानों का एक समास्थल का केंद्र बनाया था। सूरजकर ठाकुर जिन्होंने कुलीन प्रथा को शुरुआत किया था, ये हरसिंह देव के शासन में ही सूरजकर ठाकुर एक प्रधान पुरोहित हुआ करते थे, जो कुलीन प्रथा को जन्म दिया। कुलीन प्रथा में पंजी व्यवस्था को जन्म दिया, जाति और गोत्र को इसमें आधार बनाया था, और यह देता था कि आपकी जो हायरार्की है, आपकी इस गोत्र का, आपकी इस वंश का, वो हायरार्की व्यवस्था का रक्षण करता था। अब है कि पंजी व्यवस्था इन्होंने शुरुआत किया। गयासुद्दीन तुगलक 1324-25 में जब बंगाल अभियान कर रहे थे, तो हरसिंह देव पर अटैक किया, यानी मिथिला राज पर अटैक किया। आक्रमण होने के बाद हरसिंह देव नेपाल के तराई क्षेत्र में छुप जाते हैं, और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होता है, जो मिथिला को बिहार में समेटते हुए यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। यहां पर मिथिला राज कर्नाट वंशीय शासन समाप्त हो जाती है। अब है कि दरभंगा राज, जिसको मिथिला राज के रूप में भी लोग मानते हैं, लेकिन वो दरभंगा राज था। दरभंगा राज को इस सिमरावगढ़ यानी कर्नाट वंशीय शासन, और जो हमारा शास्त्रीय जो कुशध्वज जनक के बारे में चर्चा जो आई है, मीत राजा मीथी के बारे में चर्चा आई है, ये सबसे अलग थे। दरभंगा राज के स्थापना 1590 में मुगल काल के शासक अकबर के समय में हुआ। अकबर धर्मानुचारी था। अकबर विद्वानों का संरक्षण देने वाला था। इसी विद्वानों के संरक्षण में रघुनंदन दास हुआ करते थे, एक प्रसिद्ध विद्वान, जो रघुनंदन दास को ये मिथिला का राज उपहार के रूप में देने का फैसला अकबर ने किया। रघुनंदन दास ने यह क्षेत्र अकबर को, ये उनके गुरु महेश ठाकुर को प्रदान करते हैं। महेश ठाकुर दरभंगा राज का पहला शासक होते हैं, और ये खंडवाल कुल से बिलोंग्स करते थे। इनका जन्म मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर गांव, वहीं राजा के गांव के नाम पर ही राजनगर गांव पड़ता है। अभी भी उनका घर है, उसमें बैंक और बैंक के साथ साथ वहां कॉलेज भी चल रही है, वो राजा के घर में ही चल रहा है। पुराना अस्तित्व सब कुछ धाराशायी होते जा रहे हैं, और इस वंश का अंतिम शासक कामेश्वर ठाकुर थे। शिव सिंह महाराज दरभंगा के शासक हुए। उन्हीं के दरबार में प्रधान पुरोहित बिहार का पहला कवि विद्यापति हुए थे, और वही विद्यापति के भक्ति भाव से पंचोपासक थे। ये भक्ति भाव से प्रभावित होकर भगवान शिव ऊना के रूप में इनके यहाँ नौकरी या चाकरी करने आए थे। बाद में इनका साक्ष्य मिथिला की धरती पर देखी जाती है। उन्होंने जब एक बार शिव सिंह के दरबार में हाजिर होने के लिए गए, बुलावा आया था, तो ऊना को साथ ले गए। रास्ते में प्यास लगी, वह निर्जन स्थान था, प्यास नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो भगवान शिव अपनी जटा से गंगा जल लेकर के विद्यापति को देते हैं। विद्यापति के स्वाद गंगा का मिलने के कारण बाद में उनसे हठ करते हैं। भगवान शिव वहां दर्शन देते हैं, कहते हैं कि यह हमारे और आपके बीच में ही रहेगा, यदि आप इस गोपनीयता को उल्लंघन करेंगे तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। यही बात एक दिन वो अपनी पत्नी से बोल देते हैं। जो देवोत्थान एकादशी था, वो उसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, और उसी कथा के दिन उनकी पत्नी का नाम, विद्यापति जी का पत्नी का नाम सुधीरा था, वह आक्रमण करते हैं। विद्यापति हाथ से रोकते हैं उन्हें, कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान शिव हैं। शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लास्ट में बाबा विद्यापति काफी वियोग में आते हैं। भवानीपुर मिथिलांचल में मधुबनी जिला से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव। वहीं भवानीपुर में उगना के रूप में भगवान शिव फिर से दर्शन देते हैं पार्वती के साथ, और उगना महादेव की पूजा आज भी मिथिलांचल की धरती पर होती आ रही है। वहाँ मंदिर है, वही उगना बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये स्थितियां हैं महाराज दरभंगा का, यह भी एक अस्तित्व है। महाराज दरभंगा जहाँ घर था उनका, वहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी चल रहा है, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी और दूसरा है मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ये 2 विश्वविद्यालय है जो हुकम फरोदी है, महाराज के घर में ही चल रहा है। बड़ी सी लंबी चौड़ी कैंपस है, बहुत सारे इतिहास और साक्ष्य को
रख दिए हैं। रामेश्वर सिंह की जहाँ पर में संस्कार किया गया था वहाँ पे काली जी का स्थापना की गई है, जहाँ भक्तजन वहाँ दर्शन करने भी जाते हैं। दरभंगा उनकी राजधानी रहने के कारण यह महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये दरभंगा राज की बात थी।